इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेटरिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इग्नो एमसीए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स का पार्ट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोर्स को, किस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो कॉम्बिनेटरिक्स बेसिकली होता क्या है? काउंटिंग द नंबर ऑफ वे सिंपली। ये आपके पास में काउंटिंग होती है। काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज, काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड, इन विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न, जो भी आपके पास में कंडीशन होगी इसके ऑब्जेक्ट्स के जो अरेंजमेंट होता है। और आगे जाके देखेंगे तो सिलेक्शन भी आ जाएगा इस में वर्डिंग में। सो अरेंजमेंट में और सिलेक्शन में किन किन कितने टाइप के अरेंजमेंट सिलेक्शन हो सकते हैं, इन सब की डीलिंग आपके पास में कॉम्बिनेट्रिक्स एनालिसिस में होती है। सो हम लोग यहाँ पे बुकलेट को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ। अब जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं तो बेसिक दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और सेकंड होता है एडिशन रूल। चलिए मैं दोनों को एक साथ एक एक करके बताऊंगा सो दैट कि आपको ये समझ में आ जाए। मल्टीप्लिकेशन रूल आपके पास में होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट सपोज एक टास्क है आपके पास में, ये आपके पास में टास्क है और इस टास्क को आप N1 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक दूसरा टास्क है, दूसरे टास्क को आप लोग N2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तीसरा टास्क है आपके पास में, इसे आप लोग N3 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपके पास में जो भी परफॉर्मेंस है सीक्वेंशियल है। इस केस में अगर मैं पूछूंगा कि आपको सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करने हैं, पहले N1 परफॉर्म कर लो, फिर N2 परफॉर्म कर लो, फिर N3 परफॉर्म कर लो, इस तरह से सीक्वेंस में पूछूंगा। सो टोटल कितने तरीके से आप टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं? द आंसर इज गोइंग टू बी N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 मल्टीप्लाइड बाई N3। एग्जाम्पल के लिए चेक कीजिएगा। जस्ट सपोज आपको, आप सिटी ए में है यहाँ पर, दिस इज सिटी ए, ये सिटी आपके पास में बी है, नेक्स्ट सिटी आपके पास में सी है। एज्यूम कीजिए दिस इज द सिटी सी देयर। क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? जस्ट सपोज आई नीड टू गो टू ए टू सी, मुझे यहाँ पे ए टू सी मूव करना है वाया बी, ये टास्क है। मैंने काउंटिंग की और चेक किया कि ए से बी तक जाने वाले तीन रास्ते आपके पास में हैं और बी से सी तक जाने के लिए आपके पास में चार रास्ते हैं। चलिए एज्यूम कीजिए ए से बी तक जाने के लिए आपके पास में तीन रास्ते हैं, बी से सी तक जाने के लिए आपके पास में चार रास्ते हैं। सो ए से सी तक जाने के लिए टोटल कितने रास्ते या टोटल कितने पाथ आपके पास में हो सकते हैं? तो द क्वेश्चन हियर इज हाउ मेनी पाथ्स आर देयर, हाउ मेनी, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर टू गो फ्रॉम ए टू सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स के लिए आप लोग सबसे पहले ए से बी तक जाने का टास्क बताइए। ए से बी तक जाने के लिए आप कितने तरीके से मूव कर सकते हैं? तीन तरीकों से आप मूव कर सकते हैं। ये पहला टास्क हुआ। बी से सी तक जाने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास में? देर आर फोर वेज, चार तरीके आपके पास बी से सी तक जाने के लिए हैं। और आप बी से सी तक तब जाएंगे जब आपके पास में, आप पहले तो कोई सा एक पाथ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जस्ट सपोज ये आपने ये वाला पाथ सिलेक्ट किया है, इसके बाद में आप यहाँ पे बी से सी तक जा पाएंगे। तो पहले तो आप N1 टास्क को खत्म करो, N1 के बाद फिर N2 टास्क को खत्म करो। सो अगर टोटल टास्क चाहिए आपके पास में तो चेक कीजिएगा आपके पास में आएंगे 12। एक एग्जांपल चेक कीजिएगा यहाँ पे। सपोज दैट वी वांट टू चूज टू पर्सन फ्रॉम ए पार्टी कंसिस्टिंग ऑफ 35 मेंबर एज ए प्रेसिडेंट एंड ए वाइस प्रेसिडेंट। इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन? तो चेक कीजिए, टोटल आपके पास में 35 पर्सन है, 35 पर्सन आपके पास में अवेलेबल है, वो 35 मेंबर्स बोल दीजिए अवेलेबल है आपके पास में। आपको दो चाहिए, पहले पोजीशन पे आपको चाहिए प्रेसिडेंट और दूसरी पोजीशन पे आपको चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। पहली पोजीशन पे आपको चाहिए प्रेसिडेंट, दूसरी पोजीशन पर चाहिए वाइस प्रेसिडेंट।
तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट चूज कीजिए। आउट ऑफ 35 आपके पास में कितने पर्सन अवेलेबल हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो 35 में से कोई सा भी चूज कर लीजिए। सो देयर आर 35 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 35 पॉसिबिलिटीज। 35 में से किसी भी चूज कर लीजिए। लेकिन अगर अब आपने 35 में से किसी एक को प्रेसिडेंट चूज कर लिया, उसके बाद में अब हम लोग चूज कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अब हम लोग चूज कर रहे हैं किसे? वाइस प्रेसिडेंट को। तो अगर एक बंदा प्रेसिडेंट हो गया तो वो आपका वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो कितनी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है? देर आर 34 पॉसिबिलिटीज। सो प्रेसिडेंट के लिए 35 पॉसिबिलिटीज, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 34 पॉसिबिलिटीज। सो टोटल कितने आपके पास में तरीके हो सकते हैं? सो हाउ मेनी वेज आर देयर? इसे फाइंड करने के लिए आप सिर्फ इनके मल्टीप्लाई करेंगे। एंड आई होप कि मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा, आई होप 1190 इज द आंसर। ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है इसलिए फास्ट कर ली। आप चाहें तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप ये तरीका समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो करें। हमारे पास, मैं कोशिश करूँगा मैं सिर्फ एमसीयू का जो मटेरियल है उसे ही फॉलो करूँ। चलिए, नेक्स्ट आता है आपके पास में एडिशन रूल। अब एडिशन रूल के लिए कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जस्ट सपोज कि आपके के पास में कोई टास्क है। पहला टास्क मैं यहाँ पर T1 मान लेता हूँ। ये आपके पास में टास्क 1 है। दूसरा आपके पास में है, आपके पास में टास्क 2 है। तीसरा आपके पास में है टास्क 3। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, या तो मैं फर्स्ट टास्क को करूँगा, या फिर मैं सेकंड टास्क को करूँगा, या फिर मैं थर्ड टास्क को करूँगा। आई कैन नॉट डू ऑल टास्क टुगेदर। मैं सभी टास्क को एक साथ नहीं कर सकता। तो मेरी चॉइस होगी, इधर मैं कोई टास्क 1 करूं, परफॉर्म करूं, और मैं कोई टास्क 2 परफॉर्म करूं, और कोई टास्क 3 परफॉर्म करूं। एज्यूम कीजिए टास्क 1 को परफॉर्म करने के आपके पास में M1 मेथड्स हैं। देर आर M1 वेज टू परफॉर्म टास्क 1। देर आर M2 वेज टू परफॉर्म टास्क 2। एंड देर आर M3 वेज टू परफॉर्म टास्क 3। या तो दोबारा सुन लीजिए, या तो मैं टास्क 1 करूंगा, या फिर टास्क 2 करूंगा, और टास्क 3 करूंगा। मैं दो टास्क को एक साथ नहीं कर सकता। और एज्यूम कीजिए टास्क 1 को करने के M1 तरीके हैं, टास्क 2 को करने के M2 तरीके हैं, टास्क 3 को करने के M3 तरीके हैं। तो इस केस में टोटल वेज टोटल वेज क्या होंगे आपके पास में? आपके पास में बेटा पहले तो कौन सा टास्क करो, जैसे सपोज फर्स्ट वाला कर लो, तो आपका M1 तरीका हो गया। फिर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में? फिर आपके पास में M2 तरीका हो जाएगा टास्क 2 करने के। फिर क्या होगा बेटा? ये M3 हो जाएगा। इस केस में आपको यहाँ पे इन्हें ऐड करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट सपोज कि जो मैंने यहाँ पे टास्क 1 लिया है, टास्क 1 क्या है कि बेटा एक क्लास है सेक्शन ए वाला, सेक्शन ए मान लीजिए। उस सेक्शन ए में बेटा 36 स्टूडेंट्स हैं। दूसरा टास्क 2 क्या है आपके पास में? सेक्शन 2 है, इसमें आपके पास में 50 स्टूडेंट मान लीजिए। और टास्क 3 मैं मान लेता हूँ बेटा, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स और मान लिए। क्लियर? ये आपके पास में सेक्शन सी वाले स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स है। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट को चूज करना है। और जब मैं स्टूडेंट को चूज करूंगा, तो या तो वो आपके पास में सेक्शन ए का होगा, या सेक्शन बी का होगा, या सेक्शन सी का होगा। सो कितने तरीकों से मैं स्टूडेंट को चूज कर सकता हूँ? मेरा यहाँ पर टास्क क्या है? टू चूज ए स्टूडेंट। अब या तो वो आपका सेक्शन ए का होगा, या सेक्शन बी का होगा, या सेक्शन सी का होगा। सेक्शन ए में 36 स्टूडेंट है, उनमें से मैं किसी भी एक को चूज कर सकता हूँ। चेक कीजिए, अगर मैंने सेक्शन ए में से किसी स्टूडेंट को चूज कर लिया तो मैं अभी सेक्शन बी में से नहीं करूंगा। क्लियर? ये सिचुएशन सिर्फ एक को मुझे चूज करना है यहाँ पे। देन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं सेक्शन बी में से चूज करूं। देयर आर 50 वेज। 50 स्टूडेंट में से किसी को भी चूज कर लीजिए। और जब सी सेक्शन के बारे में बात आई तो वहाँ पे 30 है आपके पास में। तो वहाँ पे आपके 30 स्टूडेंट हैं। टोटल मिला के कितने वेज हो गए ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट? आप सिंपली इन्हें ऐड कीजिए। ऐड करके जो भी आपके पास में आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पहुंच जाएगा 66 +
50 आई थिंक 116। सो इस तरीके से आपके पास में टास्क परफॉर्म हो सकती है। सो मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट चूज करना था, तो मैं कितने तरीके से स्टूडेंट को चूज कर सकता था। सो टोटल 116 स्टूडेंट थे और मैंने उनमें से किसी एक को चूज कर लिया। क्लियर? इसके और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, तो फिलहाल के लिए तो इस एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल है आपके पास में, एग्जांपल नंबर 2। देर आर थ्री political parties, P1, P2, P3. Party P1 has 4 members. Party P2 has 5 members. चेक कीजिएगा। एंड P3 हैज 6 members। तीन आपके पास में पार्टीज हैं। P1 के पास में 4 members है, P2 के पास में 5 है, P3 के पास में 6 है। सपोज वी वांट टू सेलेक्ट 2 पर्सन फ्रॉम बोथ। सपोज वी वांट टू सेलेक्ट 2 पर्सन, दो लोगों को बेटा सेलेक्ट करना है। बोथ फ्रॉम द सेम पार्टी, बोथ फ्रॉम द सेम पार्टी, सेम पार्टी में से ही होने चाहिए, उसके अलग नहीं होनी चाहिए। टू बिकम द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सेम पार्टी में से मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चूज करनी है। तो सिचुएशन आपके पास में कुछ ऐसी होगी कि आपके पास में जो पहला पार्टी है, मैं उसे यहाँ पे P1 से चूज डिनोट करूंगा, और यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट चाहिए और साथ में वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास में दूसरी जो ऑप्शन है यहाँ पे कि आप P2 पार्टी के पास में जाएं, और ये जो P2 पार्टी होगी उसमें से आप प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को चूज करें। और तीसरा केस होगा आपके पास में कि आप P3 पार्टी में से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को चूज करें। ये आपके पास में सिचुएशन है। सो अगर मैंने P1 पार्टी से चूज कर लिया तो मैं P2 से नहीं करूंगा, और P2 से कर लिया तो मैं P3 से नहीं करूंगा। ये सिचुएशन यहाँ पर है। इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? अब क्वेश्चन है, मैं कितने तरीकों से P1 में से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चूज कर सकता हूँ। टोटल 4 मेंबर्स हैं बेटा। मुझे यहाँ पे चूज करना है एक पोजीशन पे प्रेसिडेंट और दूसरी पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट, और दोनों सेम पार्टी में से। सो प्रेसिडेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास में है यहाँ पर? देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। और अगर एक प्रेसिडेंट आपने चूज कर लिया तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितने आपके पास में लोग बचे हुए हैं? आंसर है 3। और आपको पता है कि आपको ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक साथ देने हैं, सो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12। सो देर आर 12 वेज। तो जो P1 में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज करने के तरीके हैं, दे आर 12। सिमिलरली P2 में आपके पास 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर्स के लिए पहले प्रेसिडेंट चूज कीजिए। देर आर 5 वेज प्रेसिडेंट चूज करने के। और जब आपने प्रेसिडेंट को चूज कर लिया तो कितने तरीके बचे वाइस प्रेसिडेंट चूज करने के लिए? जवाब है 4, क्योंकि एक तो प्रेसिडेंट फिक्स हो गया। टोटल कितने तरीके हुए? टोटल 20 हो गए। थर्ड केस P3 के लिए आपके पास में प्रेसिडेंट चूज करने के लिए कितने होंगे आपके पास में वेज? आंसर है 6। टोटल आपके पास में 6 मेंबर्स हैं पार्टी 3 में। और जब प्रेसिडेंट फिक्स हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितने आपके पास में पर्सन अवेलेबल हैं? 5 हैं। इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। टोटल हुए 30। सो इस तरीके से आंसर क्या होना चाहिए? इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। सो टोटल वेज ऑफ सेलेक्ट बेसिकली चूजिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, चूजिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कितने होंगे बेटा? 12 + 20 + 30। यू सिंप्लीफाई, आई होप 62 विल बी द आंसर। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। सो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, E1, E2, E3, E4। ये क्वेश्चंस आपके पास में बुक्स में गिवन है। हम लोग इनके सॉल्यूशंस को डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में? गिव अ सिचुएशन रिलेटेड टू कंप्यूटिंग इन विच द एडिशन प्रिंसिपल इज यूज्ड एंड वन इन विच द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इज यूज्ड। सो आई होप मैंने आपसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका या केस में आपसे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। सो मैं इसे आपके लिए एक होमवर्क की तरह ट्रीट करता हूँ, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। अभी तक यही डिस्कशन किया हुआ है। क्लियर? अभी तक यही डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। तो E2 के बारे में बात करेंगे हम लोग पहले। E2 है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ लेंथ 4
मीनिंगफुल और नॉट मेड विद द लेटर्स ए बी सी एंड डॉट 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 जे। इस डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि आपको जो अल्फाबेट चूज करने हैं वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इनसे चूज करने हैं। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको इनमें से फोर लेंथ का एक वर्ड चूज करना है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, इस तरह से चूज करना है आपको। चलिए, इस तरीके से चूज करना है। तो जनरली हमारे पास में दो चीजें होती हैं जो अब तक डिस्कशन नहीं की है यहाँ तक। एक होता है विद रिपीटिशन, एक होता है विदाउट रिपीटिशन। एक होता है विद रिपीटिशन, एक होता है विदाउट रिपीटिशन। दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे हम लोगों से ये नहीं बोला गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, आपको जस्ट फोर लेटर को चूज करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये विद रिपीटिशन है। एनी लेटर कैन बी कैन अकर एनी नंबर ऑफ टाइम। सिचुएशन आपके पास में यहाँ पर ये है। तो उस केस में हम लोग काउंट करेंगे टोटल कितने लेटर्स अवेलेबल हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल हमारे पास में n इक्वल्स टू 10 लेटर्स अवेलेबल हैं। इन 10 लेटर्स को चूज करना है और रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि हमसे ये बोला गया मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंगफुल। ये नहीं बोला गया कि आपको रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन करना है। सो जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो मेरे लिए यहाँ पे होगा विद रिपीटिशन होगा। और उस क्वेश्चन के लिए पहली पोजीशन पे आपके पास में कितने अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं? जवाब है 10। कोई सा चूज कर लीजिए, ए बी सी डी। चलिए, कोई सा चूज कर लीजिए। फिर चलिए, पहली पोजीशन चूज कर लिया। अब दूसरा टास्क, सेकंड पोजीशन पे कितने होंगे? अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, आप लोग जस्ट सपोज ए आपने पहली पोजीशन पर रखा तो एक को सेकंड पोजीशन पे भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका रिपीटिशन अलाउड है, सेकंड में भी 10 आएगा। अगर दो पोजीशन फिक्स हो गए तो थर्ड पे कितने जाएंगे आपके पास में? थर्ड पोजीशन पे भी 10 ही होंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। किसी भी अल्फाबेट को आप लोग कितने भी टाइम रिपीट कर सकते हैं। एंड फोर्थ पे कितने होंगे आपके पास में पॉसिबिलिटी? जवाब है 10 होंगे। तो टोटल हो जाएगा आंसर 10⁴। ये है क्वेश्चन का आंसर। मैं फिर भी आपको एक केस यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर सिचुएशन होती है विदाउट रिपीटिशन, अगर यही सिचुएशन आपके पास में विदाउट रिपीटिशन की होती है तो हम लोग इसे किस तरीके से डील करते हैं, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। विदाउट रिपीटिशन में क्या स्टैंड है हमारा, कि जो भी लेटर आपने फिक्स किया है वो दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए चेक कीजिए, फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास में कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? जवाब है 10 लेटर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए 10 है तो फर्स्ट पे कोई सा लेटर फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए आपने ए फिक्स कर दिया फर्स्ट पे। तो सेकंड पोजीशन पे कितने बचे? अब ए को तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि विदाउट रिपीटिशन है, तो जवाब है यहाँ पे 9 होंगे। इसी तरीके से आपके पास में, मैं एज्यूम करता हूँ कि सेकंड पोजीशन पे आपने बी फिक्स कर दिया। अब जब ए और बी यूज हो चुके हैं, रिपीटेशन होगा नहीं दोबारा से, सो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास में 8 पॉसिबिलिटीज हैं। 8 जो अल्फाबेट्स हैं उनमें से किसी को भी चूज कर लीजिए। और लास्ट में इसी तरीके से आपके पास में जो आपने 3 अल्फाबेट को चूज कर लिया तो हमारे पास में एक लास्ट अल्फाबेट बचेगा 7। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 10 × 9 होना चाहिए था यहाँ पर। 10 × 9 × 8 × 7, ये आपके पास में आंसर होगा। चलिए, मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं किया तो यू कैन डू द कैलकुलेशन। ये इजी टास्क है आपके लिए। आई होप ये अंडरस्टूड होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाले एग्जांपल में हम लोगों ने रिपीटिशन एंड विदाउट रिपीटिशन का एक टास्क सीखा है। क्वेश्चन नंबर E5 है हमारे पास में। इफ n couples are at a dance, in how many ways can the man and woman paired for a single dance? ठीक है, आप कितने तरीके से इन्हें पेयर कर सकते हैं बेटा? एन कपल्स हैं आपके के पास में, तो कपल्स का मतलब होगा, और पेयर डांस में एक आपके पास में मैन होगा, एक वुमेन होगा, देर आर एन कपल्स। सो जब भी एन कपल्स बोला जाएगा इसका मतलब हुआ
एन आपके पास में मैन अवेलेबल हैं और एन आपके पास में वुमेन अवेलेबल है, तभी तो कपल बोला है आपने। ठीक है, आई होप तभी तो कपल बोला है, इसके अलावा तो बोल नहीं सकते आपके पास में। क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, सो दैट कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए एन इक्वल्स टू है आपके पास में। कंसिडर कीजिए एन इक्वल्स आपके पास में टू है, और टू मतलब कि क्या, वो टू कपल्स हैं आपके पास में। तो एक कपल है ए स्मॉल ए, दूसरा कपल मान लीजिए बी स्मॉल बी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल ए कैपिटल बी, मान लीजिए हस्बैंड है। स्मॉल ए स्मॉल बी आपके पास में ये वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे चाहिए कितने आपके पास में यहाँ पे ग्रुप बन सकते हैं। क्लियर। सो जस्ट सपोज आपके पास में ए है। ए ए की जो मैप हो सकती है आपके पास में, ए कैन इधर गो टू ए और बी। सो देर आर टू चॉइसेस फॉर ए, देर आर टू चॉइसेस फॉर ए। इसी तरीके से बिकॉज देर आर टू चॉइसेस ऑफ ए, जस्ट सपोज ए ने कोई चॉइस ले ली, ए ने चॉइस ली आपके पास में बी वाली चॉइस आपके पास में ले ली ए ने। तो उसके बाद में आपके पास में बी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी आपके पास में, बी के लिए तो सिर्फ एक ही बचेगी पॉसिबिलिटी। सो टोटल कितने आपके पास में हो सकते हैं परमुटेशन इसके, दैट इज टू इंटू वन, सिंपली टू फैक्टोरियल। इसी क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं एन इक्वल टू थ्री के लिए। एज्यूम कीजिए कैपिटल लेटर से हम लोग यहाँ पे हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर से आपके पास में हम लोग वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि आपके पास में सेट ऑफ वन वन ऑन टू, नॉट वन वन ऑन टू, सिंपली सेट ऑफ, हाँ वन वन ऑन टू ही सही है, वन वन ऑन टू सही है। वन वन ऑन टू फंक्शंस निकालने फ्रॉम द सेट कैपिटल ए बी सी टू सेट स्मॉल ए बी सी। अगेन आपके पास में इसका आंसर वैसे डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बताना चाहूंगा। टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं आपके पास में, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है। जवाब है ए के लिए तीन पॉसिबिलिटी है, ए कैन गो एनीवेयर। फिक्स कर दो कोई सा, जस्ट सपोज ए ने चूज कर लिया बी को। ओके, बी को ए ने चूज कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट बी, बी के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, बी कैन ईदर गो टू ए और गो टू सी। बी के पास में आपके दो चॉइस हैं, बी इधर कैन गो टू ए और कैन गो टू सी। इसका मीनिंग क्या हुआ, देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर बी देयर। पॉसिबिलिटीज लॉक कर दीजिए, एज्यूम कीजिए बी आपके पास में सी के साथ चला गया पेयर करने के लिए। अब सी के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, वन। तो टोटल आंसर क्या हुआ आपके पास में, थ्री फैक्टोरियल। इस चीज को जब आप जनरलाइज करेंगे आपके पास में, तो सिचुएशन आपके पास में ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि आपका जो हस्बैंड है मान लीजिए उसे आपने लिखा ए वन, ए टू, ए थ्री और यहाँ पे हुआ ए एन। और जो वाइफ हुई आपके पास में उसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इसे डिलीट करना पड़ेगा। यस, वाइफ एज्यूम कीजिए स्मॉल ए वन, स्मॉल ए टू, स्मॉल ए थ्री एंड अप टू स्मॉल ए एन। नाउ ए वन का पेयर बनाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, एन। अगर ए ने एक पॉसिबिलिटी को चूज कर लिया, ए टू के पास में कितनी पॉसिबिलिटी है, जवाब है एन माइनस वन। ए टू ने जस्ट सपोज किसी एक को चूज कर लिया, दो पॉसिबिलिटी डाउन। अब तीसरे के लिए, ए थ्री के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होंगी आपके पास में, ए टू ने इसे चूज किया, ए थ्री के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, जवाब है एन माइनस टू। एंड यू कीप डूइंग द सेम, आप इसे करते जाइए। तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में से हम लोग को वन बचता है, एवरी टाइम वन आएगा, इसकी वैल्यू होगी एन फैक्टोरियल। सो सीधा सा मतलब ये है इस क्वेश्चन को करने का कि इट इज़ द सेम क्वेश्चन कि आपके पास में एक सेट है ए हैविंग एन एलिमेंट्स, वन टू से लेके एन एलिमेंट है, और हम लोगों को क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए, जो कि वन वन भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। ऐसे कितने फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो इसका आंसर होता है आपके पास में एन फैक्टोरियल। तो सेम ही आंसर है आपका, यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ फंक्शंस इज गोइंग टू बी एन फैक्टोरियल। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। इनकेस अगर नहीं समझ में भी आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा मैं इसे थोड़ा सा बेटर कर पाऊँ। ओके, सो दिस इज ई थ्री देयर। ई थ्री के बाद में हम लोग ई फोर पे मूव करेंगे, ई फोर के बारे में डिस्कशन करते हैं।
रीड कीजिए ई फोर को। हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 100 and 99 कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इवन डिजिट्स। कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इवन डिजिट्स आपके पास में क्वेश्चन है। 100 से लेके 99 के बीच में कितने डिजिट का नंबर होगा? 3 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है। इवन डिजिट का मतलब क्या हुआ आपके पास में? क्वेश्चन है कंसिस्ट ऑफ इवन डिजिट का मतलब क्या है? यहाँ पर भी आपके पास में इवन डिजिट आ सकती हैं, यहाँ पर भी इवन डिजिट आ सकती हैं, और आपके पास में थर्ड पोजीशन पे भी आपके पास में इवन डिजिट्स ही आएंगी। अब इवन डिजिट्स होती क्या है आपके पास में? इवन डिजिट्स हो सकती हैं आपके पास में 0 हुआ, 2, 4, 6, 8, इसके अलावा कोई इवन डिजिट होगी नहीं। और आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर एट द फर्स्ट पोजीशन? पहली पोजीशन पे क्या क्या आपके पास में हो सकता है? फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास में 0 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं। 0 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर मैंने किसी नंबर को 0, 2, 4 इस तरह से कर दिया, ये नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा, और ये नंबर फिर 100 से 999 के मिडिल में नहीं आएगा। तो हम लोगों को उस नंबर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता। ठीक है। तो बाकी तो आ सकते हैं ना, 2, 4, 6, 8, बाकी आ सकते हैं। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से 2 को रिमूव क्यों किया। नाउ सेकंड पोजीशन पे क्या? क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे हो सकता है, अब यहाँ पे 0 तो आ ही सकता है ना, और 0 के अलावा बाकी के भी आ सकते हैं, इवन डिजिट्स हैं आपके पास में। सो देर आर 5 पॉसिबिलिटीज फॉर द सेकंड पोजीशन। देर आर 5 पॉसिबिलिटीज। इसी तरीके थर्ड पोजीशन पे क्या होगा? थर्ड पोजीशन पे 0 और बाकी 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आ सकता है। आंसर होंगे कितने? 5 पॉसिबिलिटीज। सो पहली पोजीशन में 4 होगा, दूसरी पोजीशन पे 5 पॉसिबिलिटी है, तीसरी पोजीशन पे 5 है। वी नीड ऑल टुगेदर, सभी को साथ चाहिए। तो आंसर कितना होगा इसका? सिंपल से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 4 × 5 इज 20, × 5 इज 100। सो 100 शुड बी द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। 100 से 999 के बीच में आपको सिर्फ इवन डिजिट्स लिखनी है। ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? इवन डिजिट्स क्या होती हैं आपके पास में? 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। थर्ड 3 पोजिशन आपके पास में है। जो फर्स्ट पोजीशन आपके पास में उसमें 0 नहीं आ सकता, तो 0 के अलावा कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4। सेकंड पोजीशन पे आपके पास में 0 और बाकी नंबर भी आ सकते हैं, और थर्ड पोजीशन पे भी आपके साथ में 0 के अलावा बाकी नंबर भी आ सकते हैं। वी नीड ऑल टुगेदर, तो आपने सिंपल सा इनकी मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। आई होप ये टास्क आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। चलिए, बेस्ड ऑन द सेम हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर है, कंसिडर ऑल द नंबर्स बिटवीन 199 that have distinct digits. How many of them are odd? पहले तो दो क्वेश्चन है इसके। पहला क्वेश्चन है कि डिस्टिंक्ट डिजिट्स हो, एंड हाउ मेनी आर ओड। तो पहले डिजिट्स बता देते हैं, डिजिट्स कौन सी होती हैं आपके पास में। आपका 0, 1, 2 से लेके और आप 9 तक चले जाइए, ये सारी सारी आपके पास में डिजिट्स हैं, और टोटल आपके पास में 10 डिजिट्स हैं। सो पहला आंसर आपके पास में चाहिए डिस्टिंक्ट डिजिट्स। टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितनी पॉसिबल है? 3 आपके पास में पोजीशंस होंगी। पहली पोजीशन पे आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 हो गया पहली पोजीशन पे, तो वो आपके पास में 2 डिजिट में काउंट होगा, जिस लास्ट एग्जांपल में किया था। तो इस केस में हमारे पास में टोटल 10 में से सिर्फ 9 पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। सेकंड पोजीशन पे आपके पास में चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। मैं दोबारा से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स हैं। पहली पोजीशन आपने फिक्स कर दी, किसी नंबर को चूज कर लीजिए। जैसे सपोज मैंने 4 से फिक्स कर ली, अब 4 को आउट कर दीजिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट लाने हैं ना, वी कैन नॉट रिपीट। अब बताइए सेकंड पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? मैंने फर्स्ट पोजीशन पे अगर 4 रखा था, तो सेकंड पोजीशन पे तो 4 नहीं आ सकता। उसके अलावा 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 0। इसका मतलब क्या है? सभी को काउंट करेंगे, देर आर 9 पॉसिबिलिटीज एट द सेकंड पोजीशन। और इसी तरीके से आपके पास में थर्ड केस के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके पास में 2 पॉसिबिलिटी डाउन होगी।
एज्यूम कीजिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जस्ट सपोज टू आपने लिख दिया सेकंड वाले पे, इसे भी स्ट्राइक आउट कीजिए। अब टोटल कितनी पोजीशंस आपके पास में अवेलेबल है? जवाब है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। सो इस तरीके से आपके पास में जो आंसर यहाँ पर आएगा, दैट विल बी 9 × 9 × 8। इतनी डिजिट्स आपके पास में होंगी, ये मल्टीप्लाई करके लिखना है हमें, ये हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, इतनी डिजिट्स आपके पास में होंगी हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। सो आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब इन डिस्टिंक्ट डिजिट में से हाउ मैनी आर ओड। अब यहाँ पर आपके पास में मुझे जो क्वेश्चन है टोटल ओड डिस्टिंक्ट डिजिट्स के बारे में बात करनी है। सो टोटल ओड डिस्टिंक्ट डिजिट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे, 3 पोजीशन क्रिएट करेंगे। ये आपके पास में पहली पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। क्योंकि 3 डिजिट नंबर होगा आपके पास में, मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस लिखे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सिचुएशन यहाँ पर चेक कीजिएगा, डिजिट्स कौन कौन से आपके पास में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओड नंबर होने के लिए हमारे पास में जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे आपके पास में इधर यू कैन हैव 1 और 3 और 5 और 7 और 9। ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास में यूनिट प्लेस के लिए। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? जवाब है 5। सो देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज एट द यूनिट प्लेस, देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज एट द यूनिट प्लेस। सो अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ओड नंबर अगर होगा तो आपके पास में वो यूनिट प्लेस से ही होगा, 1 3 5 7 9, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास में नहीं होगी। 100 प्लेस इस पोजीशन पे आपके पास में कितनी पॉसिबिलिटीज है चेक कीजिएगा। जब भी हम लोग कुछ असाइन करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे एक सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किया, एज्यूम कीजिए मैंने यहाँ पे 7 सेलेक्ट किया है, क्योंकि डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। सो नाउ 7 इज नॉट अवेलेबल। सो फर्स्ट पोजीशंस के लिए आपके पास में कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? जीरो को तो हम लोग यूज नहीं कर सकते फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि अगर आपने जीरो को यूज कर लिया सो इट विल बिकम 2 डिजिट नंबर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो को छोड़ के एंड 7 को छोड़ के हाउ मेनी नंबर्स आर अवेलेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8। देर आर 8 सच पॉसिबिलिटीज। तो आपके पास में फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास में 8 में से कोई सी भी डिजिट आ सकती है, 8 में से कोई सी भी डिजिट आ सकती है। क्लियर? कोई सा सिलेक्ट कर लीजिए डिजिट। जस्ट सपोज 4 आ गई आपके पास में, फर्स्ट पोजीशन आपने 4 से यहाँ पे कर दिया। सो नाउ आपके पास में जो 4 है, 4 इज नॉट अवेलेबल, 4 आपके पास में अवेलेबल नहीं है। तो ना तो अब 7 अवेलेबल है, ना ही 4 अवेलेबल है। और मिडिल में आपके पास में जीरो आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टोटल लेफ्ट आउट डिजिट्स कितनी है आपके पास में? 8। आपको ये नंबर एक साथ चाहिए। सो टोटल आंसर इज गोइंग टू बी 8 × 8 × 5, दैट इज 64 × 5। एंड 64 × 5 की जो वैल्यू होती है दैट इज 320। इस तरीके से आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिस्टिंक्ट और डिजिट्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से।